बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन उनके बाद फिर बीजेपी के द्वारा धर्म की राजनीति खेली गई और इन लोगों को यानी अवैध प्रवासियों को फिर से नागरिकता देने की बात कही और उसके प्रावधान किए गए। इसके साथ ही इनके लिए रिलीफ पॉलिसी निकाली, लेकिन फिर भी CAB 2016 CAB ही रहा, CAA नहीं हो पाया। मैं CAB क्यों कह रहा हूँ, CAA की जगह इसका भी जल्दी पता चलेगा आपको। और सिर्फ 4 कंडीशन रखी, 3 देश 6 धर्म जिसमें मुस्लिम नहीं थे, और एक डेट एक रीज़न, उसके बेस पर भारत की नागरिकता देने की बात कही गई। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आग लग गई, पूरे में आंदोलन, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी सबकी। इसको देखते हुए फिर से सरकार को अपनी नीति चेंज करनी पड़ी। हमारी वीडियो में सब कुछ तथ्यों के आधार पर बताया जा रहा है, अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा रहा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो या लगे कि अपनी तरफ से कुछ ऐड किया गया है तो आप कमेंट में बता सकते हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ान मुसाफिर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध सही या गलत, जिसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप जितना बताया गया उसमें सब समझ में आया होगा। यानी मोटा मोटा आज़ादी से लेकर 2000 तक जितनी भी घटनाएं घटी भारत में, वो सब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो और कमेंट में पूछ सकते हो। आज जो हमारी वीडियो के मेन पॉइंट्स रहेंगे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और 2000 में जो एनडीए की गवर्नमेंट में 1998 से 2004 तक जो मेन चेंजेस किए गए वो देखेंगे हम। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड, 1998 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी। एनडीए यानी द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड करती है बीजेपी सरकार। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को लीड करती है कांग्रेस सरकार। तो ये गठबंधन था एनडीए का। इसकी सरकार बनी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो गृह मंत्री थे वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी का अप्रोच क्या रहा है इलीगल माइग्रेंट के बारे में। जो स्टार्टिंग से बीजेपी का अप्रोच क्लियर रहा है जो गैर कानूनी लोग हैं उनके लिए, और वो हमेशा कहती है कि भारत में कोई मुंह उठाकर आ जाए और भारत की सिटीजनशिप ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये वर्ड भी यूज किए गए हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी को भी सिटीजनशिप दे दी जाए। और जब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है बीजेपी का, तो कुछ चेंजेस भी आने थे जब एनडीए की गवर्नमेंट आई भारत में। तो अब हम उन चेंजेस के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो चेंज किया गया वो हमारा पासपोर्ट एक्ट किया गया था, जो पासपोर्ट एक्ट 1920 वाला है। हमारे देश में 2 पासपोर्ट एक्ट हैं, एक 1920 वाला और एक 1967 वाला। तो यहाँ 67 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा पासपोर्ट एक्ट 1920 वाला था, उसके प्रोविज़न था कि अगर कोई बिना पासपोर्ट के या बिना डॉक्यूमेंट्स के पकड़ा जाता है तो उसको 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान था, जिसको 2000 में बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी अब पासपोर्ट एक्ट के थ्रू 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। और इसी के साथ 2003 में सिटीजनशिप रूल्स लाए गए, जिसमें फर्स्ट टाइम NPR यानी द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की गई और NRC का भी डिटेल्ड में प्रोविज़न दिया गया। इसी के साथ 2003 में CAA आया, जिसे CAA 2004 भी कहते हैं क्योंकि वो 2004 में लागू हुआ था। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, इसमें चेंजेस किए गए और इसमें फर्स्ट टाइम इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन दी गई, यानी जो अवैध लोग हैं उनकी परिभाषा दी गई और कहा गया कि कौन कौन अवैध प्रवासी होंगे। इसी के साथ इसमें कहा गया कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। यहाँ तक कि
अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है और उसका कोई भी पेरेंट्स इलीगल माइग्रेंट निकला तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। यानी स्टार्टिंग में था कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। फिर 1986 में एक संशोधन किया गया सिटीजनशिप एक्ट में। फिर उसमें कहा गया कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर भारतीय है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, दूसरा चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो। फिर इसमें चेंजेस किए गए 2003 में और कहा गया कि अब के बाद अगर भारत में कोई भी बच्चे जन्म लेता है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स भारतीय नहीं हुए या फिर अगर एक पेरेंट्स भारतीय हुआ और दूसरा इलीगल माइग्रेंट हुआ तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। यानी अगर अब भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके दोनों पेरेंट्स भारतीय होने चाहिए या दोनों में से फादर या मदर भारतीय हों लेकिन दूसरे लीगल माइग्रेंट हों, इलीगल ना हों, तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और इसमें कहा गया कि इलीगल माइग्रेंट को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन दोनों के थ्रू सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। आई होप आप जानते हो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस। नहीं जानते तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो वीडियो का। तो इस तरह से जितने भी अवैध प्रवासी थे उनके लिए सब रास्ते क्लोज कर दिए गए सिटीजनशिप प्राप्त करने के। फिर जो हमारा फॉरेनर एक्ट 1946 था उसमें कुछ चेंजेस किए गए। एक और हमारा फॉरेनर एक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो 1946 वाला उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी जो अगर कोई व्यक्ति फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भारत का सिटीजन बन जाता है या उसकी कोई मदद करता है या इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भारत में आया तो उसकी जो सज़ा का प्रावधान था वो भी बढ़ा दिया गया और 8 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। यानी जो हमारा 2000 का डिकेट जो एनडीए गवर्नमेंट जो आई थी 1998 से 2004 तक रही, उसने मुख्य चेंजेस किए। और कहा जाता है कि एनडीए मन बना चुकी थी अगर 2005 में उनकी गवर्नमेंट बनती तो एनआरसी लागू करते हुए उस तरीके का। बट जो सरकार बनती है वो यूपीए की बनती है जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस इस मामले को लेकर यानी सिटीजनशिप एक्ट वगैरह को लेकर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। खैर 2010 के डिकेड के स्टार्टिंग में असम में फिर से एनआरसी लागू की गई थी जो कि वो भी सही से नहीं की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी बेंच बैठी जिसमें 3 जज थे। उस बेंच ने कहा कि अब जो असम है उसमें एनआरसी जो लगेगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर लगेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू होगी एनआरसी असम में। फिर वो प्रोसेस किया गया वहाँ पर। खैर फिर 2014 के इलेक्शन आए जिसमें फिर से एनडीए की गवर्नमेंट आई यानी तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जीता और इसमें जो बीजेपी थी उसको 282 सीटें प्राप्त हुई लोकसभा में, जो कि अपने आप में पूर्ण बहुमत था। और ये राजीव गांधी के बाद पहली सरकार थी जो पूर्ण बहुमत के साथ आई और इसके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री बने अमित शाह जी। फिर 2016 में असम में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के दौरान बीजेपी की सरकार की तरफ से वादा किया गया कि हम जो हिंदू हैं उनका खास ख्याल रखेंगे और नागरिकता प्राप्त करें, उनको नागरिकता देंगे। इस तरीके के बीजेपी की सरकार की तरफ से नॉन मुस्लिम के लिए वादा किया गया था, जो कि अपने आप में बहुत गलत है क्योंकि कोई पार्टी एक सेकुलर कंट्री की किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए ऐसी बात करे वो सही नहीं है। खैर इन बातों के साथ इलेक्शन हुआ समय और बीजेपी की सरकार जीती, जिसको लीड किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये वही थे जिन्होंने आईएमटी एक्ट 1983 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और 2005 में वो केस जीता था। यानी आईएमटी एक्ट 1983 को ख़त्म करवा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे पूरे देश में पासपोर्ट एक्ट लागू होता है उसी तरीके से असम में भी वही लागू होगा। खैर वो बात एक अलग रही। तो फ्रेंड अब बीजेपी की सरकार बन गई और
जो लोग थे जिनसे प्रोमिस किया गया था कि हम आपका खास ख्याल रखेंगे, अब वो लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने चुनावों में वादा किया था हमारे लिए, अब वो कंप्लीट कीजिए। क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि पासपोर्ट एक्ट 2000 और फॉरेनर एक्ट 2004 के थ्रू उनको सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट थे, अवैध प्रवासी थे, यानी ऐसे लोग थे जो कि गैर कानूनी रूप से भारत में घुस गए थे। अब सरकार के सामने ये चैलेंज आया तो उसको पूरा भी करना था, क्योंकि वादा किया था उन्होंने। तो सरकार एक पॉलिसी निकालती है जिसे रिलीफ पॉलिसी कहते हैं, यानी इसमें जो किसको रिलीफ दी जाएगी, कौन रिलीफ बेनिफिशरी होंगे, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो फिक्स की जाती हैं। और वो कंडीशन ये रखी जाती हैं कि वो 6 धर्मों के लोग हों, यानी उसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसियन, यानी नॉन मुस्लिम हों और 3 देशों से बिलोंग करते हों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब यानी ये 6 धर्म के लोग और इन 3 देशों से भारत में आए हों। आने का रीज़न क्या हो? धार्मिक उत्पीड़न, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन। इसका मतलब कि इन 3 देशों में इन 6 रिलीजन के लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया, जिस वजह से भारत में आए हैं वो लोग हों। और 4th कंडीशन थी कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों। तो ऐसे जितने भी लोग होंगे उनको इस पॉलिसी में इन्वॉल्व किया गया, यानी लाया गया। फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है CAA की। जानते हैं कैसे? सितंबर 2015 में सरकार पासपोर्ट एक्ट 2000 में चेंज करती है, और वो चेंजेस ये होते हैं कि जो सज़ा मिलने का प्रावधान था 5 साल तक का पासपोर्ट एक्ट के थ्रू, उसमें कहा जाता है कि ये पासपोर्ट एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 4 कंडीशन पूरी करते हैं। क्या नॉन मुस्लिम हो वो, और 3 देशों से आए हों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। आने का रीज़न धार्मिक उत्पीड़न हो, और डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों। फिर जुलाई 2016 में दूसरा कदम उठाती है, वो ये कि जो फॉरेनर एक्ट था जिसके थ्रू 8 साल तक की सज़ा का प्रावधान था लीगल माइग्रेंट के लिए, उसमें भी ये कहा गया कि ये भी उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 4 कंडीशन पूरी करते हैं, यानी 6 धर्म से हों, नॉन मुस्लिम, इन 3 कंट्रीज से आए हों, और डेट वही थी, रीज़न वही था। अब ये 2 चेंजेस हो गए, यानी फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में लोगों को पता नहीं चला ज़्यादा, तो कोई विरोध नहीं हुआ इसका। लेकिन अब सरकार ने जो इलीगल माइग्रेंट थे, ये नॉन मुस्लिम, इनको पनिशमेंट से बचा लिया। दूसरा जो अब कदम था सरकार का, वो था इनको नागरिकता देना, क्योंकि नागरिकता देने का ही वादा किया गया था। तो उसके लिए इनको चेंज करना था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, क्योंकि इसको सिर्फ संसद के द्वारा ही चेंज किया जा सकता था। जो संसद में संशोधन के थ्रू अगर कोई कानून आता है तो उसको संसद के संशोधन के थ्रू ही बदला जा सकता है। फिर जब इसका नंबर आया, यानी CAB 2016 जब आया, और जो हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, उसमें कहा गया था किसी भी इलीगल माइग्रेंट को भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। लेकिन अब सिटीजनशिप देनी थी, क्योंकि प्रोमिस किया था, और इसके लिए उस एक्ट को चेंज करना था। चेंज ये था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, उसके सेक्शन 2 में जो इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन दी थी, उसमें बस इतना चेंज करना था कि नीचे लिखना था कि ये जो डेफिनेशन है उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो 4 कंडीशन पूरी करते हैं, यानी नॉन मुस्लिम हो, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हों, आने का रीज़न रिलीजियस परसिक्यूशन हो, और डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले। अब जब ये लोगों को पता चला
तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया। और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई थी। लेकिन CAA 2019 में उतना नहीं हुआ। इस टाइम पे वो शांत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ऐसा क्या बदलाव किया गया कि इस टाइम पे वो शांत है? ऐसे क्या काम किए गए वो भी हम आगे जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब CAB 2016 प्रस्तुत किया गया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया गया और सब में बहुत ज़्यादा आगजनी हुई। फिर अब जो CAB था इसको लोकसभा में लाए और लोकसभा ने इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रेफ़र किया। ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो होती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सेम अनुपात में लोग बैठते हैं इस कमेटी में। यानी इसमें सदन के सब मेंबर डिस्कशन ना कर कुछ मेंबर डिस्कशन करते हैं। और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, इसकी रिकमेंडेंस वही रहती है जो सरकार चाहती है, कोई ख़ास चेंज नहीं होते इसमें, क्योंकि बहुमत सरकार का ही रहता है। इसमें कुछ जो संवैधानिक विशेषज्ञ होते हैं हमारे, वो भी आते हैं। तो उसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेशलिस्ट थे एक शुभम कश्यप। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो नॉन मुस्लिम आपने वर्ड यूज किया, इसकी जगह माइनॉरिटी यूज करना चाहिए, क्योंकि बात तो वही रहती जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, तो माइनॉरिटी में ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम ही होंगे। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और कुछ लोग कहते हैं रीज़न यही था कि सरकार को ध्रुवीकरण की राजनीति खेलनी थी, यानी ये दिखाना था कि हम रिलीजन के बेस पे कर रहे हैं ताकि जो हमारा हिंदू वोट बैंक है वो बन सके। खैर, इसके बाद ये बात नहीं मानी गई और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट वैसे ही प्रस्तुत करती है जैसे सरकार चाहती है। फिर 7 जनवरी को जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी लोकसभा में। फिर ठीक अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2019 को ये बिल लोकसभा से पास हो गया। फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया ये बिल और ठीक कुछ महीने बाद इलेक्शन आने थे भारत में। और जो राज्यसभा में जब ये बिल गया तो वहाँ पर जो विपक्ष था उसने बिल पास नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें उस टाइम पर जो बीजेपी थी उसकी पूर्ण बहुमत नहीं था राज्यसभा में और कुछ महीने रह गए थे। तो जो राज्यसभा थी इतना तो खींच सकती थी उस बिल को। जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो लोकसभा भंग हो गई, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। और जब लोकसभा भंग हो गई तो ये बिल भी खुद ब खुद भंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये बिल लोकसभा से ही पास हुआ था। तो यानी CAB 2016 लैप्स कर गया, इसीलिए हमने इसको CAA नहीं कहा गया। यानी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो जाते हैं, फिर वही बिल एक्ट बन जाता है। यानी वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। तो 2016 का CAB पास नहीं हो पाया। फिर इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन में बीजेपी और ज़्यादा बहुमत से जीती इस बार और सिर्फ बीजेपी सरकार 303 सीटें प्राप्त करी हैं उसने लोकसभा में और NDA की ज़्यादा थी मिलाकर। जो सरकार बनी थी वो अलायंस की बनी थी, NDA की। जब ये सरकार बनी फिर CAB लाया गया, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो हम CAB 2016 और CAB 2019 में तो उसमें क्या क्या चेंजेस थे वो हम आगे जानेंगे। खैर, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 था उसको 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और वहाँ से पास हो गया। फिर नेक्स्ट डे यानी 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया, वहाँ से भी पास हो गया। फिर उसके ठीक नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट के पास गया बिल और जो प्रेसिडेंट उसी पार्टी के थे, इसलिए प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिए और अब जो बिल था वो एक्ट बन गया। फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसे गजट नोटिफिकेशन कहते हैं और इसी के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स फाइनल होता है। इसमें कहा गया
कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसको 10 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड, एक सेंस में तो ये लागू हो गया था 10 जनवरी को, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में कहा गया था, और दूसरे सेंस में नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है तो उसके जब तक रूल्स नहीं आते तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसलिए। और जिसमें रूल्स बनाने का काम होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जो कि रूल्स नहीं बना पाई थी। उसके रीज़न दिए क्या, कोविड-19 की वजह से नहीं बना पाए। विपक्ष ने कहा कि जो अप्रैल जो आने वाला मंथ था उसमें असम में इलेक्शन थे, तो वहाँ किस मुंह से जाते वोट मांगने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, इसलिए पास नहीं हो पाया था वो। खैर, जो भी हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया कि CAA बनकर तैयार हो गया है, लागू होना रह गया था। और इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के